हेलो दोस्तों। पिछली वीडियोस में हमने कॉलम और बीम चैप्टर का फुल रिवीजन किया। तो आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में स्लैब चैप्टर को जानते हैं कि स्लैब चैप्टर में क्या क्या डिटेल आपकी इम्पोर्टेंट रहती है। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्लैब मेनली दो टाइप के होते हैं, वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। वन वे स्लैब वो स्लैब होता है जिसमें लॉन्ग स्पान टू शॉर्ट स्पान मोर देन 2 या इक्वल्स टू 2 आता है, जबकि टू वे स्लैब में लॉन्ग स्पान और शॉर्ट स्पान का रेशियो हमेशा 2 से कम होता है। तो सिंपली अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो वन वे स्लैब में हमेशा लॉन्ग स्पान शॉर्ट स्पान के दुगने से अधिक आता है, जबकि जो टू वे स्लैब होता है इसमें लॉन्ग स्पान शॉर्ट स्पान के दुगने से क्या होता है, कम होता है। अब अगर हम इसमें स्टील की बात करें तो वन वे स्लैब में मेन स्टील हमेशा शॉर्टर स्पान में पड़ती है। हमेशा शॉर्टर स्पान में ही मेन स्टील डाली जाती है, क्योंकि लोड डिस्ट्रीब्यूशन, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सारा का सारा शॉर्टर स्पान में होता है। शॉर्ट स्पान ही लोड को रेजिस्ट करता है। और इसके ऊपर मेन स्टील को पोजीशन में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील डालते हैं। तो ये जरूर आप लोग ध्यान रखें कि मेन स्टील शॉर्टर स्पान में पड़ेगी और इसके ऊपर पड़ती है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। अब मेन स्टील का काम होता है कि ये क्या करता है, लोड को, बेंडिंग मूवमेंट, डिफ्लेक्शन, इन सबको रोकता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो इसके ऊपर पड़ता है वो टेम्परेचर श्रिंकेज को रोकता है, साथ ही जो मेन स्टील होती है इसे पोजीशन में रखता है। वन वे स्लैब में दोस्तों मेन स्टील जो शॉर्टर स्पान में पड़ती है ये हमेशा एंड में L/7 डिस्टेंस पे ऊपर की तरफ बेंड कर दी जाती है, ताकि ये स्लैब में आने वाले शियर को रेजिस्ट कर सके। अब अगर हम टू वे स्लैब की बात करें तो टू वे स्लैब में दोनों के स्पान में, लॉन्गर स्पान में भी और शॉर्टर स्पान में भी दोनों तरफ मेन स्टील डाली जाती है, क्योंकि इसमें दोनों ही तरफ लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसमें मेन स्टील दोनों डायरेक्शन में डाली जाएगी और दोनों ही तरफ इसको L/7 डिस्टेंस पे बार्स को ऊपर की तरफ बेंड कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने समझा कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब क्या होते हैं। अब अगर बात करें डिफ्लेक्शन लिमिट की, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बीम का डिफ्लेक्शन लिमिट जाना था कि 10 मीटर तक की बीम के लिए सिंपली सपोर्टेड में 26, सिंपली सपोर्टेड में 20, कैंटिलीवर में 7 और ऐसी कॉन्टिन्यूअस बीम के लिए 26 होता है। अब अगर स्लैब की बात करें जिसका स्पान टू डेप्थ रेशियो या जिसको डिफ्लेक्शन लिमिट भी बोल के चलते हैं, तो सिंपली सपोर्टेड स्लैब अगर वन वे में है तो इसके लिए माइल्ड स्टील में 30 होता है डिफ्लेक्शन लिमिट। माइल्ड स्टील मतलब Fe 250। सिंपली सपोर्टेड अगर टू वे स्लैब है तो 35, कॉन्टिन्यूअस स्लैब अगर वन वे में है तो 35, कॉन्टिन्यूअस स्लैब अगर टू वे है तो 40 और अगर कैंटिलीवर स्लैब है तो 12 होता है। तो डिफ्लेक्शन लिमिट किसी भी स्लैब की माइल्ड स्टील के लिए ये वैल्यूज आती है 30, 35, 35, 40 एंड 12। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप HYSD स्टील यूज कर रहे हैं तो यही डिफ्लेक्शन की वैल्यूज पहले वाली वैल्यूज के 0.8 हो जाती है, मतलब 80% रह जाता है। तो इसलिए सिंपली सपोर्टेड वन वे स्लैब में ये वैल्यू आपकी 24 आ जाएगी, सिंपली सपोर्टेड टू वे स्लैब में ये वैल्यू 28 आ जाएगी, कॉन्टिन्यूअस वन वे स्लैब में 28, कॉन्टिन्यूअस टू वे स्लैब में 32 एंड कैंटिलीवर स्लैब के लिए 9.6 आ जाएगी। तो इस तरह दोस्तों हमने किसी भी स्लैब की डिफ्लेक्शन लिमिट को पढ़ लिया। अब अगर हम बात करें किसी भी स्लैब में रेनफोर्समेंट कितना किया जाता है,
तो मैक्सिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट किसी भी स्लैब में सेम टू सेम बीम की तरह होता है और ये होता है इसके क्रॉस सेक्शन का 4%। मतलब विड्थ और ओवरऑल डेप्थ के मल्टीप्लाई में अगर आप 0.04 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास मैक्सिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट आ जाएगा। अगर हम बात करें कि मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट कितना होता है, तो माइल्ड स्टील अगर आप यूज करेंगे तो ये क्रॉस सेक्शन का 0.15% होता है। और अगर आप HYSD स्टील या Fe 415 भी जिसे बोल के चलते हैं तो इसके लिए होता है 0.12% ऑफ BD। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मैक्सिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट 4%, मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट माइल्ड स्टील के लिए 0.15% और HYSD स्टील के लिए 0.12% होता है। अब स्टील प्रोवाइड करवाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी स्लैब में होती है, ये होती है कि हम कितनी स्पेसिंग पे स्टील को प्रोवाइड करवाएं। तो किसी भी स्लैब में मेन स्टील जो होती है, जैसे वन वे स्लैब में केवल शॉर्टर स्पान में डाली जाती है और टू वे स्लैब में दोनों स्पान में मेन स्टील डाली जाती है। तो इसकी स्पेसिंग 3D 3 × D मतलब है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब, जो कैसे निकलती है कि हम ओवरऑल डेप्थ में से इफेक्टिव कवर को माइनस कर देंगे। तो 3D और 300 mm में से जो वैल्यू कम आएगी उतने स्पेसिंग पे आपको मेन स्टील प्रोवाइड करवाना चाहिए। अगर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की बात करें तो ये 5D और 450 mm इनमें से जो कम वैल्यू आती है इससे कभी भी कम आपको स्पेसिंग नहीं देनी चाहिए, या इतनी स्पेसिंग पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करवानी चाहिए। अब अगर आपको स्पेसिंग कैलकुलेट करनी है तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास आता है, जो होता है A0 × B अपॉन AST। यहां पे दोस्तों A0 किसी भी स्टील बार का जो स्लैब में यूज हो रही है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है और मेनली निकाला जाता है π/4 फाई स्क्वायर से, जहां पे फाई बार का एरिया डायमीटर होता है। बी होती है विड्थ ऑफ स्लैब। और दोस्तों एक चीज जरूर ध्यान रखना कि किसी भी स्लैब की विड्थ हम कितना लेके चलते हैं, 1 मीटर पर मीटर के हिसाब से किसी भी स्लैब में हम उसकी डिजाइनिंग करके चलते हैं। और AST आता है टोटल एरिया ऑफ स्टील। तो इस फॉर्मूले से आप स्लैब में किसी भी बार के बीच स्पेसिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों स्लैब में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आता है कि किसी भी स्लैब में मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार कितना यूज करना चाहिए। तो किसी भी स्लैब में मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार हमेशा 1/8 थिकनेस ऑफ स्लैब होता है। तो इससे जो भी वैल्यू आपकी आएगी उससे हमेशा उतना डायमीटर की बार आपको मैक्सिमम यूज करनी है, उससे अधिक आप बार कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं। अब अगर बात करें क्लियर कवर इन स्लैब की, तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछेगा कि स्लैब का क्लियर कवर कितना होता है तो आपका आंसर हमेशा रहेगा 15 mm। लेकिन ये कभी भी डायमीटर ऑफ बार से कम नहीं होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि 15 mm और डायमीटर ऑफ बार में से जो भी वैल्यू अधिक आएगी उतना क्लियर कवर आप स्लैब में दे के चलते हैं। अब दोस्तों अगर एंड कवर की बात करें, किसी भी स्लैब में आप देखेंगे कि जो एंड पोर्शन रहता है यहां पे स्टील पूरा बाहर तक नहीं गई होगी, कुछ गैप यहां पे रखा जाएगा, इसी को बोल के चलते हैं एंड कवर। तो किसी भी स्लैब में एंड कवर 25 mm और 2 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार, इनमें से जो वैल्यू अधिक आएगी उतना दिया जाता है एंड क्लियर कवर। अब दोस्तों एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट यहां पे आता है कि किसी भी स्लैब में लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी स्लैब में लोड आएगा तो ये दोनों के दोनों स्पान में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है ये आपको इस फॉर्मूले से पता चलेगा। WX
अपॉन डब्ल्यू वाई इक्वल्स टू एल वाई अपॉन एल एक्स की पावर 4। डब्ल्यू एक्स मतलब होता है एक्स डायरेक्शन की आपके शॉर्टर स्पान में कितना लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। डब्ल्यू वाई मतलब है लॉन्गर स्पान में कितना लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एल वाई मतलब होता है आपके पास लॉन्गर स्पान और एल एक्स मतलब आपके पास होता है शॉर्टर स्पान। तो इस तरह से इस फॉर्मूले से आप रेशियो निकाल सकते हैं कि किस रेशियो में लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब दोस्तों अगर बात करें, एक इंपॉर्टेंट स्लैब आपके पास आता है जहां से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे हम कह के चलते हैं रेस्ट्रेंट स्लैब। रेस्ट्रेंट स्लैब वो स्लैब होते हैं जिसके कॉर्नर्स हेल्ड डाउन होते हैं। इसका मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, किसी भी स्लैब के जो कॉर्नर्स हैं इसमें टॉर्जन ना आए उसको रोकने के लिए टॉर्जनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो जिस भी स्लैब में हम 4 के 4 कॉर्नर पे टॉर्जनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाएंगे ताकि उसमें टॉर्जन ना आए, जिसको हम बोल के चलते हैं कॉर्नर्स आर हेल्ड डाउन, वो स्लैब रेस्ट्रेंट स्लैब कहलाता है। तो रेस्ट्रेंट स्लैब में हम हमेशा 4 के 4 कॉर्नर पे L/5 डिस्टेंस पे स्टील प्रोवाइड करवाते हैं, जिनको कह के चलते हैं टॉर्जनल रेनफोर्समेंट। और ये स्टील हमेशा मेन स्टील के अबव एंड बिलो, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों तरफ दिए जाते हैं। अब दोस्तों किसी भी रेस्ट्रेंट स्लैब को हम 2 स्ट्रिप में बांट के चलते हैं। एक होती है मिडिल स्ट्रिप और एक होती है एज स्ट्रिप। मिडिल स्ट्रिप जो होती है ये इसके स्पान का 3/4 आता है, जबकि जो एज स्ट्रिप होती है ये आता है स्पान अपॉन 8, क्योंकि LX/8 और LX/8 आप दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा LX/4। कितना आएगा दोस्तों? LX/4। तो 3/4 LX होता है मिडिल स्ट्रिप और एज स्ट्रिप होती है LX/8। अगर दोनों एज स्ट्रिप को आप ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा LX/4। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आता है। अब दोस्तों एक दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि टॉर्जन रेनफोर्समेंट आप जितना भी दे रहे हैं ये कितना दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये दिया जाता है 75% ऑफ AST, या जिसको बोल के चलते हैं 3/4 ऑफ AST। मतलब स्लैब में जितना भी आप स्टील प्रोवाइड करवा रहे हैं इसका 75% जितना आएगा उतनी स्टील आपने टॉर्जनल रेनफोर्समेंट के रूप में मेन स्टील के ऊपर और नीचे कॉर्नर्स पे प्रोवाइड करवानी है। तो दोस्तों इस तरह से हमने इतने शॉर्ट टाइम में स्लैब चैप्टर का फुल रिवीजन कर लिया। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही दोस्तों जितनी भी वीडियोस हम बना रहे हैं इनका PDF आपको वीडियो के नीचे लिंक में डाउनलोड करने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।